तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, हिंदी टेस्ट सीरीज़ की एक और वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं और इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने शामिल किया है दोस्तों। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आप चाहे यूपी टेट की परीक्षा दे रहे हो, सी टेट है, यूपी राजस्व लेखपाल है, शिक्षक भर्ती परीक्षा या सुपर टेट है, और सारी परीक्षाएँ हैं दोस्तों जिनमें ये हिंदी का सिलेबस है, हिंदी व्याकरण है, इन सारी परीक्षाओं के हिसाब से ये प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं पहला प्रश्न पढ़ता हूँ दोस्तों, और बल्कि हम लोग दो प्रश्न देख सकते हैं। तो दो प्रश्न हम लोग देखेंगे। पहला और दूसरा प्रश्न मैं आपके सामने लाता हूँ और पहला प्रश्न पढ़ता हूँ दोस्तों। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद या फिर सामवेद। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। और मैं आपको सही उत्तर इसका बता देता हूं। आप लोग जानते होंगे, और अभी कुछ ही समय पहले मैंने वीडियो एक अपलोड की है छंद का, तो आप भी उसको देखिए। और उसमें साफ साफ मैंने बताया है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और यहीं पे एक दो तथ्य मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि ऋग्वेद में तो छंद का प्रयोग मिलता ही है, साथ ही जो छंद का आविष्कार है, छंद शास्त्र का आविष्कार, प्रणेता कुछ भी कह लीजिए, वो पिंगल ऋषि हैं। और पिंगल ऋषि के नाम पे ही छंद को पिंगल भी कहा जाता है। तो ये तथ्य भी आप याद रखिए। दूसरा प्रश्न देखते हैं। चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद कहलाते हैं। चारों चरणों में जिनकी मात्राएं समान हो वो छंद क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शंस पढ़ देता हूँ दोस्तों। सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद या फिर ये सभी। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर है सममात्रिक छंद। जिन छंदों में उनके चारों चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है तो वो सममात्रिक छंद कहलाते हैं। जैसे चौपाई है तो इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं ही होती हैं। तो समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे मैं आपके सामने लाता हूँ तीसरा प्रश्न ही देख सकते हैं। पेज चेंज है दोस्तों। तो तीसरा प्रश्न पढ़ता हूँ। निम्नलिखित में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? यानी वो छंद हमें पहचानना है जो सममात्रिक श्रेणी में आता है। अभी इसी से संबंधित कुछ संबंधित प्रश्न था दोस्तों। तो ऑप्शंस पढ़ता हूँ फिलहाल। दोहा, सोरठा, चौपाई या फिर छप्पर। तो सममात्रिक छंद बताना है। आप सोचिए और बताइए। आप लोगों ने सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर होगा चौपाई। चौपाई में जैसा कि मैंने अभी कहा है कि इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चलिए ठीक है, चौथा प्रश्न देखते हैं। यहाँ चौथा प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों, इसको देखते हैं। निराला की कविता जूही की कली उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ऑप्शंस देख लीजिए। वणिक छंद का, मात्रिक छंद का, मुक्त छंद का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सोचिए और बताइए दोस्तों कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मुक्त छंद। और मुक्त छंद हम सभी जानते हैं कि इसमें वर्णों और मात्राओं का कोई भी निश्चित क्रम नहीं होता है, यानी इन चीज़ों पे इनमें ध्यान ही नहीं दिया जाता है, इसीलिए इनको मुक्त भी कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। मैं नहीं समझता कि इसमें कुछ और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। यहाँ पांचवा और छठवां प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों। पांचवा और छठवां देखते हैं। पांचवा पढ़ता हूँ। हाँ, पांचवा है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? इसमें छंद बताना है दोस्तों। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। दोहा, छप्पर, सोरठा या फिर बरवय। तो दोस्तों इसको छंदों को पहचानने के लिए मैंने एक चीज़ आपसे बताया था कि आप मात्राओं की गणना कर लीजिए और वहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा छंद है। जैसे यहाँ इसकी कुछ मात्राएं मैं आपको गिन के दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ लघु, 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 गुरु, लघु, 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 यहाँ पे लघु होगा, लघु होगा, लघु, गुरु, ये हो गया लघु, 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 गुरु हो गया, ये गुरु रहेगा और ये लघु। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ ये देख लीजिए कि एक यति है। और मैंने छंद के वीडियो में हालांकि इसको काफ़ी डिटेल में बताया है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपको मदद मिले दोस्तों। तो गिन लेते हैं इनको, मात्राएं गिन लेते हैं। 1 2 3 4 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी पहले चरण में 13 मात्राएं हैं दोस्तों। दूसरे चरण की गिन लेते हैं मात्राएं कितनी हैं, तो इनको भी गिनते हैं। 1 2 3 2 5
6, 7, 8, 2, 10 और 11। तो पहले चरण में 13 और दूसरे चरण में 11, यानी ये एक दोहा छंद है दोस्तों, क्योंकि दोहा में हम सभी जानते हैं कि इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो मात्राओं की गणना यदि करना हम जानते हैं तो हम इस तरह के प्रश्नों का सही जवाब दे पाएंगे दोस्तों। इसमें गलत करने की संभावना 0% रहेगी। तो आपसे ये मैं इसीलिए कहता हूँ, ये वीडियो इस पे डिटेल है, आप जाके वहाँ पे और भी डिटेल में इन चीज़ों को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे मैं आपके सामने लाता हूँ, यहाँ छठा प्रश्न हम यहीं देख सकते हैं। हाँ, ये छठा प्रश्न हम देख सकते हैं दोस्तों। छठवां पढ़ देता हूँ। पूस की रात के रचनाकार हैं, जो पूस की रात कहानी थी ये, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपको दिक्कत होगी। प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय, निराला या फिर जयशंकर प्रसाद। तो इनमें से आपको सोच के दोस्तों बताना है कौन सा उत्तर है। आपने सोच लिया होगा, हम सभी जानते हैं काफ़ी सामान्य सा प्रश्न है ये। तो पूस की रात ये प्रेमचंद जी की रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे दोस्तों सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो पूछ रहा है उपरोक्त पंक्ति के रचयिता है, ये पंक्तियाँ किसने रची हैं या किसने इनकी रचना की है दोस्तों। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। तो इसमें दादू दयाल, कबीरदास, रैदास या फिर सुंदरदास। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों आप लोगों ने सोच लिया होगा, और इसके रचनाकार जो हैं इन पंक्तियों के, वो कबीरदास जी हैं। आप सभी जानते हैं और हम लोगों ने बचपन में पढ़ा भी है इसको जूनियर कक्षाओं में। तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई दिक्कत होने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे 8वां और 9वां प्रश्न दोस्तों हमारे सामने है, एक एक करके पढ़ता हूँ इनको। 8वां प्रश्न पढ़ता हूँ दोस्तों। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या फिर आधुनिक काल। तो आप सोचिए और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वीराज रासो जी, जिसको चंद बरदाई जी ने लिखा, ये आदिकाल की रचना है। तो ये भी एक साधारण सा प्रश्न था। 9वां देखते हैं। 9वां पढ़ता हूँ। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता हैं, ये एक नाटक है दोस्तों, और इसके रचयिता पूछ लिया। तो ऑप्शंस पढ़ देता हूँ फिलहाल। राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। आप लोगों ने सोच लिया होगा, मैं आपको सही उत्तर बताता हूँ। इसके रचनाकार जो हैं वो है राम वृक्ष बेनीपुरी जी। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे सामने है दोस्तों 10वां और 11वां प्रश्न, इनको देखते हैं। 10वां पढ़ता हूँ। यामा की किसकी रचना है। यामा किसकी रचना है। तो फिर ऑप्शंस पढ़ देता हूँ दोस्तों। सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या फिर मीराबाई। तो ऑप्शन इसका सही है दोस्तों, यामा महादेवी वर्मा जी की रचना है। आप लोग जानते भी होंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है दोस्तों। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है। अब यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कामा, यहाँ पे सिंगल यहाँ होना चाहिए था, लेकिन ये किसी कारणवश मिसप्रिंट है। ठीक है, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। ये बहुत सामान्य सा प्रश्न है दोस्तों, और इसको हमने काफ़ी सुना भी है, पढ़ा भी है। फिलहाल ऑप्शंस पढ़ता हूँ, आप सोचिएगा। अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, अपराधी की पहचान हो जाना या फिर अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। तो आप सोचिए और बताइए कि सबसे उपयुक्त मुहावरा इसमें इसका अर्थ क्या होगा। तो आप लोगों ने सोच लिया होगा दोस्तों, ये इसका होगा बी, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। जो लोग चोरी वगैरह कर लेते हैं या कुछ ऐसा जुर्म कर देते हैं बड़ा, तो वो उनके मन में दोस्तों हमेशा डर रहता है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, अगर पकड़ा जाऊंगा तो सज़ा मिलेगी। तो खैर मुहावरा है और इसको हमने देखा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और मैं आपके सामने लाता हूं 12वां और 13वां प्रश्न। प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों। 12वां पढ़ता हूं। एक बार कही गई बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। यानी कही गई बात को दोहराते रहने के लिए वाक्यांश के लिए ये जो है एक शब्द पूछ रहा है। इन सारी चीज़ों के लिए एक शब्द क्या होगा। तो ऑप्शंस पढ़ देता हूँ फिलहाल। आगार, प्राकथन, पृष्ठपेषण, प्रस्तावना। तो जो कोरस होता है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे और आपने अपना उत्तर भी सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर होगा सी, पृष्ठपेषण कहते हैं। एक बार कही गई बात को दोहराते रहना, इसके लिए एक शब्द होगा जो होगा पृष्ठपेषण। तो समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे 13वां प्रश्न है। 13वां पढ़ते हैं। महोर्मी का संधि विच्छेद है। तो संधि विच्छेद आप लोग देख लीजिए, क्या महत धन उर्मी या फिर महाधन उर्मी या फिर महाधन उर्मी
या फिर महधन मर में। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों ने सोच भी लिया होगा। इसका सही उत्तर है दोस्तों महाधन ऊर में। और आप ये सभी जानते हैं दोस्तों कि ये एक गुण संधि है, और गुण संधि का नियम ये होता है कि अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आती है तो ए बनेगी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो ओ बनेगा, या फिर री आती है तो अर बनेगा। ये आप लोग जानते होंगे। और संधि के ऊपर मगन ट्यूटोरियल्स पे काफ़ी अच्छी वीडियोस भी हैं दोस्तों, तो वहाँ से भी जाके आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14वां और 15वां प्रश्न देखते हैं। 14वां पढ़ता हूँ दोस्तों। समष्टि का विपरीतार्थी शब्द है, विपरीतार्थी यानी विलोम बताना है, विशिष्ट, अशिष्ट, अपुष्टि या फिर व्यष्टि। तो आप सोचिए और बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। आप लोगों ने सोच लिया होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर है समष्टि का विलोम होगा व्यष्टि। तो आगे बढ़ते हैं। 15वां पढ़ता हूँ। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। ये दोस्तों महत्वपूर्ण है, ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को लिया है और ये कई परीक्षाओं में इसको पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे अनीय, ईय, रमणीय। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर है ये अनीय। जैसे प्रशंस में लगाया जाता है तो प्रशंसनीय बनता है, तो ये अनीय प्रत्यय है, ईय प्रत्यय नहीं है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज न होइएगा, ये अनीय प्रत्यय ही है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, 16वां प्रश्न है दोस्तों। 16वां पढ़ता हूँ। करपट का तद्भव रूप है, यूपी टेट में पूछ चुका है दोस्तों इसको, और पढ़ देता हूँ मैं ऑप्शंस फिलहाल। कपट, कारपेट, कपूर या फिर कपड़ा। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर है करपट का तद्भव रूप कपड़ा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है 17वां और 18वां प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों। 17वां पढ़ता हूँ फिलहाल। चराचरम में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि या फिर कर्मधारय। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। आप लोगों ने सोच लिया होगा, इसका सही उत्तर होगा द्वंद्व समास। चर और चरम मतलब चर और अचर, इसका जब समास विग्रह हम लोग करेंगे तो ये होगा चर और अचर। ये चर और अचर होगा, ये च होना चाहिए यहाँ, चर और अचर। और जहाँ पे ये एक योजक आ जाएगा और आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में हम लोग सभी जानते हैं दोस्तों कि दोनों पद प्रधान होते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 18वां प्रश्न है, पढ़ देता हूँ मैं। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग बताना है दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्यय शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं और उपसर्ग शब्दों के पूर्व में ही जोड़ दिए जाते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल ऑप्शंस पढ़ देता हूँ मैं। अ, अभ्य, अभि या फिर अभ्या। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर है अभि। अभ्यागत में अभि उपसर्ग जोड़ा गया है। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 19वां प्रश्न मैं आपके सामने लाता हूँ दोस्तों। 19वां प्रश्न पढ़ता हूँ। प्रश्न यहाँ पेज चेंज है, एक ही प्रश्न देखते हैं। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णव रघुवर विमल जस जो दायक फलचारु में कौन सा छंद है? यहाँ भी छंद ही बताना है दोस्तों। तो यहाँ भी आप मात्राओं को गिनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा छंद है। मात्राएं मैं आपको गिन देता हूँ। देखिए यहाँ हो जाएगा, यहाँ गुरु होगा, लघु 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 गुरु लघु लघु लघु, इसके बाद ये लघु 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 लघु, ये फिर इसके बाद लघु 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 गुरु और लघु। आप इनको आप गिन लीजिए दोस्तों, ये कितनी मात्राएं होती हैं। इसके बाद हम लोग बता पाएंगे आसानी से कि इनमें कौन सा छंद होगा। तो देख लीजिए, ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8, 2 10 11 12 और 13। ये 13 हो गए। ये प्रथम चरण में 13 और दूसरे चरण में देख लेते हैं, मुझे लग रहा है 11 ही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 और 1 11, यानी ये भी दोहा छंद ही है दोस्तों।
तो इस तरह से कहने का मतलब है कि यदि आप मात्राओं को गिनना जानते हैं और यदि मात्राओं के गिनने में कोई आपको दिक्कत है दोस्तों, तो इस पर डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और मैं आई बटन पे भी दे दूंगा, तो वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका सही उत्तर होगा, यह एक दोहा छंद है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और ये एक दोहा छंद है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मैं आपके सामने लाता हूँ दोस्तों 20वां और आखिरी प्रश्न। 20वां प्रश्न पढ़ देता हूँ दोस्तों। 20वां प्रश्न देख लेते हैं। करुण रस का स्थायी भाव है, ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, रति, शोक, क्रोध, उत्साह। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, करुण का होता है स्थायी भाव शोक, ये श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति, रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, और वीर रस का होता है उत्साह। तो ये करुण, इसका सही उत्तर यही बी ही होगा दोस्तों, शोक। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों चलते चलते एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मगन ट्यूटोरियल्स के परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद कीजिए, क्योंकि दोस्तों यदि आप ऐसा करते हैं तो हमें एक आत्मबल ज़रूर मिलता है और हम बेहतर से बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रयास करते हैं और उसमें हमें एक प्रेरणा मिलती है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।